बात कर रहे हैं हम आपके परदादा की, शिकार करने की जो उनके अंदर क्षमता थी, एक गोली में शिकार किया करते थे। वो बहुत बड़े शिकारी जी रहे अपने जीवन काल में। इनने 1300 से ज़्यादा शेर मारे थे, डायरी मेंटेन करते थे। तो हम लोगों ने भी उसी में सीख के, उन लोगों से सीख के हम लोगों ने भी शिकार जब किया तो डायरी हम लोगों ने भी मेंटेन की। उनकी डायरियाँ, 2 डायरियों को मैंने गिना था एक बार कितने शेर हैं, तो 1300 से ज़्यादा थे। 1369 मेरे को याद आ रहा है शेर उन्हें शिकार किए थे। लायन का भी शिकार किए हो? लायन का अफ्रीका में, अफ्रीका में शायद गिर गए हो, मेरे को जानकारी नहीं है, एशियाटिक लायन मारा हो, लेकिन अफ्रीका में। सरगुजा राज परिवार के बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा जी। महाराजा रामानुज शरण सिंह एक बहुत अच्छे शिकारी थे। महाराजा रामानुज शरण सिंह साउथ अफ्रीका भी गए मसाई लोगों के इनविटेशन पर, और वहाँ गेंडाओं के शिकार किया। महाराजा रामानुज शरण सिंह देव कम उम्र से ही ये एक्सपर्ट माने जाते थे हाथियों को, जंगली हाथियों को पकड़ना और उनको फिर कामकाज में लगाना। उनकी कार्यकुशलता को देख के उनको पुश्तैनी महाराजा का टाइटल अंग्रेजों ने दिया कि अब आपके वंशज जो होंगे वो ऑटोमेटिकली महाराजा होंगे, रिन्यूअल नहीं होगा। ये ज़्यादातर अफ्रीका के हैं। ये टाइगर तो खैर ये इंडिया का है, ये सेबल है, ये जो दोनों है, वॉर्ट हॉग है, अपने यहाँ जो जंगली सुअर है जी जी उसके जैसा है, ये ज़िब्रा है। चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी यहाँ छुपाया पाया जाता था, छुपाया गया था आज़ादी के समय गुप्त रूप से। उनको छुपाना मतलब राज जाना, हाथी कांग्रेस में सामान भेजना, मदद करना मतलब राज जाना। शख्सियत में हम आपके सामने ला रहे हैं रहस्य, रोमांच और आदमखोर शेर का शिकार कर विश्व में प्रसिद्ध हुए तत्कालीन सरगुजा रियासत के महाराजा रामानुज शरण सिंहदेव की वो दास्तान जिसे सुन आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह भारत के राज परिवार के एक महाराजा ने अफ्रीका में जाकर आदमखोर शेर का शिकार किया। किस तरह वो एक गोली से ही आदमखोर शेरों का शिकार पलक झपकते किया करते थे। राज कपूर के भाई शम्मी कपूर ने भी इनके साथ कहां शिकार किया, कौन थे इनके पूर्वज, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रहने वाले इनके वंशज आज किस लिए जाने जाते हैं। रहस्य व रोमांच से भरा ये पूरा एपिसोड आप देखिए पहल के कार्यक्रम शख्सियत में। पहल के संपादक आलोक शुक्ल ने सरगुजा राज परिवार के वर्तमान महाराज और राजनीति के दिग्गज छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से उनके कोठी घर में विस्तार में बातचीत की। कुछ शख्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी शख्सियत के कारण अपने जीवन काल में तो जाने ही जाते हैं, और उनके ना रहने के बाद भी, उनकी विलक्षण प्रतिभा के बाद, उनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही एक शख्सियत के बारे में बताना चाहेंगे जो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन जो उनका नाम है वो एक इतिहास बन चुका है। और जब किसी शख्सियत के बारे में बात करनी हो और उनका परिचय भी कोई एक शानदार शख्सियत के माध्यम से हो, तो वो बात ही अलग होती है। ऐसे ही आज हम अपने पहल के जो कार्यक्रम है शख्सियत, उस पे आपके सामने ला रहे हैं तत्कालीन सरगुजा के तत्कालीन महाराजा स्वर्गीय रामानुज शरण सिंह देव जी के बारे में कई वो रोचक किस्से, कहानियाँ जो उनके पोते, जो यहाँ छत्तीसगढ़ के सरगुजा राज परिवार के महाराजा हैं वर्तमान में, और राजनीति के भी धुरंधर खिलाड़ी हैं। जी हाँ, तो आप समझ ही गए होंगे, मैं नाम ले रहा हूँ टीएस सिंह देव जी का। सिंहदेव जी, जय हिंद। जय हिंद। आप हमारे कार्यक्रम में पहले भी आ चुके हैं जी आलोक। और आज एक और बात है, पहला कार्यक्रम जो रहा वो मुंबई में शूट हुआ, और आज हम बात कर रहे हैं आपके ग्रैंडफादर के बारे में, जो विश्व के इतने प्रसिद्ध शिकारी रहे, वो भी ब्रिटिश काल में। जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय उनको साउथ अफ्रीका तक बुलाया गया आदमखोर शेर का शिकार करने के लिए, और उन्होंने एक से एक बढ़कर कीर्तिमान रचे। क्या कहेंगे आप? जी, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे और रियासतें
उनका विलीनीकरण जब भारत डोमिनियन ऑफ इंडिया में हुआ तो आखिरी महाराज थे। वंश की जो गाथाएं हैं वो सन 195 से पहले परिवार के राजा के रूप में राजा विष्णु प्रताप सिंह को माना गया। चंद्रवंशी राजा माने जाते हैं इस परिवार के सदस्य, रक्सेल राजपूत माने जाते हैं। और हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो बहुत कम जगह आपको बिहार और इसके आसपास ही, झारखंड और अब इसके आसपास ही थोड़ा बहुत शेडोल में यही रक्सेल राजपूत आपको मिलते हैं। जो गाथा है वो राजा रुक्म से प्रारंभ होती है, परिवार का जो कनेक्शन है। ये कहा जाता है कि उनकी बहन रुक्मिणी को कृष्ण जी ने हर लिया था, उनकी पत्नी रही, और भाई ने यानी राजा रुक्म ने कसम खाई थी कि मैं जब तक अपनी बहन को वापस लेके नहीं आऊँगा मैं अपने राज में प्रवेश नहीं करूँगा। तो कहाँ कृष्ण जी से अपनी बहन को ला पाते, तो अंततः उन्होंने अपनी रियासत को छोड़ा और महाराष्ट्र में चंद्रपुर के आसपास आके उनने नए शहर की भोजपुर के नाम से कहते हैं उसकी स्थापना की। उनके बच्चों में मध्य पीढ़ी के जो एक पुत्र थे वो सेना को लेके उत्तर पूर्व की तरफ बढ़े और झारखंड इत्यादि क्षेत्र से होते हुए सरगुजा में फिर उनका वंश स्थापित हुआ। तो ये राजा रुक्म के लड़के अर्कसेन के नाम से जाने जाते थे और अर्कसेन का अपभ्रंश ये रक्सेल के रूप में प्रचलन में आया। तो उस परिवार के 114वें राजा मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर रामानुज शरण सिंह देव जी थे। अच्छा, परदादा थे वो आपके? जी, परदादा जी। थे। और उनके बाद उनके लड़के के रूप में अंबिकेश्वर शरण सिंह देव, फिर उनके लड़के मदनेश्वर शरण सिंह देव जो मेरे पिता थे, और उनके बाद मैं। तो भारत की सरकार ने भी आज़ादी के बाद राजाओं को विधिवत मान्यता दी थी और मृत्यु उपरांत जो परिवार के उत्तराधिकारी होते थे उनको बाकायदा, जैसे आजकल कोई कानून पास होता है या कोई नोटिफिकेशन होता है तो गैजेट में प्रकाशित होता है, तो इन रियासतों के जो उत्तराधिकारी अब गद्दी में, वैसी गद्दी तो नहीं रही, राज तो लीन हो गए थे देश में, पर मान्यता उस संधि की थी जिसको इंदिरा जी ने तोड़ा बाद में। तो बाकायदा नोटिफिकेशन निकलता था कि आपको सरगुजा के महाराजा के रूप में भारत सरकार स्वीकार करती है, और जो जो उस समय संधि के समय एग्रीमेंट हुए थे, प्रिविपर्स थे, कुछ प्रिविलेजेस थे इत्यादि इत्यादि, वो बरकरार रहेंगे। तो ये सिलसिला 1971 तक चला। डैडी को जब 1966 में उनके पिताजी के मृत्यु के उपरांत भारत सरकार ने महाराजा के रूप में पत्र भेजा था, मेरा नाम उसमें युवराज के रूप में, युवराज यानी यहाँ अपशगुन मानते थे, तो राजा का टाइटल, तो राजा के रूप में वो बाकायदा पत्र आया था। अपशगुन माने एक प्रथा के तहत माना जाता होगा जी, कि यहाँ जो युवराज होते थे वो सर्वाइव नहीं कर रहे थे, तो जैसा रहता है विधि विधान और तंत्र मंत्र, पंडित जी इन लोग आके जो सलाह देते थे, तो उस सलाह से फिर यहाँ युवराज का टाइटल नहीं रहता, राजा का टाइटल। माने आप राजा का ही टाइटल लेके? हाँ, भारत सरकार ने उस समय स्वीकार किया उत्तराधिकारी के रूप में, तो सरगुजा के युवराज को राजा का टाइटल था। वो उस उत्तराधिकारी में आपका नाम गया? नाम था, और महाराजा के रूप में फादर का। तो उनके ग्रैंडफादर रामानुज शरण सिंह देव जी थे। ये अपने जन्म के साथ ही उनके पिताजी महाराजा रघुनाथ शरण सिंह देव जी का निधन जब हुआ, तो ये कम उम्र के थे, नाबालिग ही थे आज के कानून में, 16 साल का शायद, मेरे ख्याल से 16 साल की उम्र रही होगी। और प्रारंभ के ही दिनों में कई चुनौतियां आई। पहले 3 साल उनके लिए चुनौती भरे थे। एक तो महामारी आई, उसको झेलना, फिर अकाल की स्थिति आई, उसको झेलना, फिर 1 साल ये वो जो आपके जो
परदादा रामानुज शरण सिंह देव। उनके बारे में आप बता रहे हैं। तो क्योंकि आपने उन्हीं के बारे जी, में जी, पूछा जी। तो अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता के अब उनके पास ही पहुंच गए। तो उनकी शुरुआती साल के जो परिस्थितियां थी वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी। बाल अवस्था के ही थे, बाल यानी 18 साल से कम, 16 साल में ही गद्दी पे आ गए थे। तो ये सारी चुनौतियों का सामना करके फिर वो जो अपराइजिंग हुई थी सामरी कोसवी में, लोग जशपुर साइड से आके उनने एक मूवमेंट, ताना भगत मूवमेंट चलाया था। ये उनके गद्दी में आने के प्रारंभिक दिनों की बात थी। लागुड़ बिगुड़ उसकी अलग कहानियां हैं, अलग कहानियां हैं। तो वो भी परिस्थिति आई। उन लोगों ने कई गांवों को जला दिया था, उपद्रवी जो थे कई लोगों को मार दिया था, गांव वालों को मार दिया था। फिर यहाँ से जो प्रशासनिक अधिकारी गए तो उनमें से भी उप तहसीलदार थे, उनको भी मार दिया था। फिर यहाँ से सेना गई, जो भी सेना थी, फोर्स थी, पुलिस गई, अंग्रेज भी उसमें आए थे सहयोग के लिए। और जर्मनी के जो मिशनरी थे उन लोगों के द्वारा ये प्रोत्साहित आंदोलन था। उस समय से जो वैश्विक शक्तियां जो बाहर की रहती थी वो भी आंतरिक गृह युद्ध करवाती थी। आपने बिल्कुल सही भांपा। लगता है आपने इसका कुछ स्टडी आपने की है। जी। ये बिल्कुल सच्चाई है। जैसे हम अफ्रीका में देख रहे हैं आज, उसके अलग अलग देशों में अलग अलग बड़े देशों ने अपना कब्जा बना के और प्रयास किया। हमने देश में भी देखा कि गोवा में पोर्चुगीज़ थे, तो कहीं फ्रेंच थे, तो कहीं इंग्लिश थे। तो जर्मन भी प्रयास करके उसी तरह से अपना प्रोटेस्टेंट मिशनरी जो हैं, ये जशपुर साइड से उन लोग का जो मिशन का काम चलता था, उनने अलग से लगता है पहल चालू की होगी। काफ़ी साफगोई से बात करते हैं आप। और एक संयोग देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने रियासत का विलीनीकरण किया था 565 राज्यों का, पूर्व में भी आपसे चर्चा हुई थी, और उनकी 150वीं जयंती पूरा देश मना रहा है। उन्होंने एक राज परिवार को मान्यता दी, ताम्रपत्र दिया, सब दिया, और आपने बड़ी साफगोई से बोला कि इंदिरा जी ने उसके जी, वो है परिस्थिति और संजोग से अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वें जयंती के अवसर को देश में मनाया सा गया। सरदार पटेल की एक भूमिका रही थी कि राजाओं के साथ बात करके एक ऐसे बिना लड़ाई झगड़े के, कहीं सेना की बातें नहीं आई, चर्चाओं के दरमियान ही बातें करके, कहीं कहीं सेनाओं की भी बात आई। हैदराबाद में हमने देखा सेना का प्रयोग करना पड़ा, कश्मीर में हमने देखा कि सेना का उपयोग करना पड़ा। जूनागढ़ में भी जूनागढ़ ने पाकिस्तान को ही अपने आप को दे दिया था, तो वहाँ प्लेबिसाइट हुआ, बाकायदे वोटिंग के माध्यम से ये हुआ कि लोग किधर चाहते हैं, तो उधर से आया। गोवा बाद में देश में जुड़ा, तो 1960 मेरे ख्याल के आसपास। सबसे बड़ी बात तो एक आश्चर्य वाली बात है कि जो सरगुजा रियासत है, सरगुजा जो है, वो भी 1948 में जुड़ी, आपने बताया था। 1 जनवरी 1948 में वो हस्ताक्षर हुए थे। जैसे 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, तो जो सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण में देश का भौगोलिक क्षेत्र था, जहाँ जमींदार जागीरदार हुआ करते थे, जो राजा थे वो अंतर्राष्ट्रीय कानून में पृथक देश की हस्ती रखते थे। सारे राजा पृथक देश, अंग्रेजों के अधीन सीधे जो प्रशासित था वो देश का लगभग 55% भौगोलिक क्षेत्र था, जहाँ राजा नहीं थे, अर्थात राजा के टाइटल वाले थे, बड़े बड़े जमींदार जागीरदार थे, कई राजाओं से बड़े जमींदार जागीरदार थे, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, ये अंग्रेजों का भी जो बेल्ट है जी, गंगा कछार का जो क्षेत्र है, ये आप देखें कि अंग्रेज उनने अपना आधिपत्य जमाना चालू कहाँ से किया? बंगाल से। कलकत्ता में आए, वहाँ से दिल्ली की तरफ बढ़े, तो ये रास्ता उनने खाली रखा। यहाँ पर राजाओं को मेरे ख्याल से 4-5 राजा होंगे उस पूरे बेल्ट में, बाकी जमींदार जागीरदार थे। तो राजाओं को अपने राज्य के अंतर्गत शासन प्रशासन चलाने का पूर्ण अधिकार था। अंग्रेजों के साथ जो संधि थी वो उनको पृथक से राजा मानते थे, राजा उनको कंट्रीब्यूट करते थे अंग्रेजों को, उस हद तक उनका आधिपत्य मानते थे, लेकिन राज्य का व्यवस्था पूरा राजाओं के पास था।
एक बात पूछना चाहूँगा कि जैसे कि सरगुजा भी एक रियासत रही, राज्य का दर्जा एक उसमें प्राप्त हुआ करता था, जो अलग अलग छोटे छोटे उसमें बांटकर राजाओं को। तो अंग्रेजों के समय उनसे कैसे संबंध थे, और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस पे सरगुजा राज परिवार का क्या योगदान था? अंग्रेजों के समय आपने देखा कि इतना बड़ा देश, भौगोलिक क्षेत्र, इंग्लैंड कितना बड़ा, और उसने कहते हैं कि उनके साम्राज्य पे सूर्यास्त होता ही नहीं था, नहीं होता था। दुनिया भर में इतने जगह उनने कब्जा कर लिया था। आज भी कॉमनवेल्थ, ऑस्ट्रेलिया जैसा बड़ा देश, प्रभावशाली देश, शक्तिशाली देश, आर्थिक रूप से मजबूत देश, आज भी कॉमनवेल्थ का सदस्य है, जो राजा रानी को, इंग्लैंड की को मानता है। भारत में स्टेटस अलग है, हम भी कॉमनवेल्थ में हैं, लेकिन हम वो दर्जा उनके राजा को नहीं देते। अब ऑस्ट्रेलिया में आज भी वो व्यवस्था है, अर्थात ये डिसेंट्रलाइज करके व्यवस्था को चलाते थे। देश में प्रधानमंत्री हैं, देश की एक सरकार है, लेकिन उसके अधीन प्रांत हैं, प्रांतों की सरकार है, दोनों के अलग अलग अधिकार हैं। सेना केंद्र के पास है, पुलिस राज्य के पास है, पोस्टल सर्विसेज केंद्र के पास है, रेलवेज अभी केंद्र के पास है, राज्यों के पास शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से जो काम होता था उस समय, प्रबंधन ये था कि आधिपत्य किसका है। आप अंग्रेज को मानते थे कि ये बड़ी शक्ति हैं, लेकिन उन्होंने देश के अंदर जो व्यवस्था बनाई थी कि प्रशासित कौन करेगा, उनके पास तो लोग थे नहीं, चलाता कौन? तो जो है वही चलाओ, आपके साथ हम संधि करेंगे, आप हमको साल का इतना देना और काम आपको करना है। तो जैसे आज प्रांतों के अधिकार संविधान के तहत हैं, वैसे संधियों के माध्यम से अधिकार जमींदार जागीरदारों को और राजा महाराजाओं को दिए जाते थे। और वैसा अब इतिहास की जैसे अपन बात कर रहे हैं, तो इतिहास के उस पे जो राजा महाराजाओं का, राजवाड़ों का जो है, जो किस्से, कहानियाँ, कई सच्ची कहानियाँ, कुछ किंवदंतियाँ आज भी लोकप्रिय हैं जनमानस में, लोग उसे बड़े चाव से सुनते हैं। सरगुजा राज परिवार जो है, कहा जाता है कि आपके जो परदादा रहे रघुनाथ शरण सिंह देव जी, वो काफ़ी विद्वान रहे और तीक्ष्ण बुद्धि के थे। तो अंग्रेजों को वो बड़ा घुमा फिरा के सरगुजा में लाते थे, जिससे उनको लंबा सफ़र तय करना पड़े। क्या ये, इस बारे में क्या आप? घुमा फिरा के लाने की तो बात नहीं थी, क्योंकि उस समय रास्ते ही नहीं थे, तो रास्ते ही सीमित थे। या तो आप खरसिया से आइए, रेल लाइन अगर बिछी होगी तो खरसिया से आइए, या फिर रायपुर बिलासपुर से आइए, रास्ते तो यही थे। इधर से आना है आपको अनूपपुर साइड से, तो ये और अलग अलग रियासतें रास्ते में पड़ती, दूसरी व्यवस्थाएं रास्ते में पड़ती थी। और पहले ये प्रशासित होता था रांची से 1905 तक। उस समय दादा हजूर गद्दी पे नहीं आए थे, मेरे ख्याल से 1916 में आए होंगे। तो 1905 तक ये रांची से प्रशासित होता था। तो इसी तरफ आदान प्रदान, कमिश्नर अंग्रेजों के, तो अगर कुछ विवाद होते थे तो हल वहाँ होता था। 1905 के बाद रायपुर, तो आना जाना रायपुर से। तो रायपुर से अगर अंग्रेज प्रतिनिधि आएंगे तो किस रास्ते से आएंगे? बिलासपुर होते हुए। बिलासपुर। और अगर रायगढ़ पहुंचे और कुछ काम है, धर्मजयगढ़ भी देख लिया, शक्ति भी देख लिया, रायगढ़ भी देख लिया, तो फिर खरसिया से इधर आ जाइए, और नहीं तो फिर बिलासपुर से। यही रास्ते थे। ये बातें जरूर थी कि एक दूर का इलाका था, बिहाड़ इलाका था, आवागमन के साधन बहुत ही सीमित थे, बरसात में कटी जाते थे। आज के समय के हिसाब से पुल पुलिया ब्रिजेस हैं ही नहीं, थे ही नहीं उस समय। लकड़ी के बनाए जाते थे, बारिश में हटा दिए जाते थे ताकि वो लकड़ी अगले साल भी काम आ सके, सब बह के मत चली जाए। स्वतंत्रता में, भारत की जो स्वतंत्रता है, उस पर सरगुजा राज परिवार का योगदान या कुछ इस प्रकार की चीज़ें? इनडायरेक्ट था। स्वतंत्रता में एक ये माना जाता था कि लक्ष्य हमारा, उस समय कांग्रेस आंदोलन की अगुवाई करती थी, अंग्रेजों को हटाना है, देश से अंग्रेजों को हटाना है।
तो इसमें सब एक राय के थे। उस समय ये खुल के बात शायद नहीं हुआ करती थी कि व्यवस्था उसके बाद क्या बनेगी, राजाओं का क्या होगा, कांग्रेस आएगी तो किस प्रकार का शासन बनेगा, किस प्रकार का संविधान बनेगा। उस समय तो कोई चर्चा नहीं थी या बहुत कम चर्चा थी, सीमित क्षेत्रों में चर्चा थी। राजाओं का साथ भी लेना है। 565 राजा है, 45% हिंदुस्तान में उनका डायरेक्ट राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय कानून में जिसका अस्तित्व एक पृथक देश के समान है। तो इनके साथ भी संबंध बना के रखना। लक्ष्य एक, अंग्रेजों को हटाओ। जब अंग्रेजों को हटाने की स्थिति बनी और भारत गणराज्य के रूप में स्थापित होने के पहले डोमिनियन ऑफ इंडिया के रूप में इसकी मान्यता हुई। अंग्रेजों ने डोमिनियन ऑफ इंडिया के रूप में माना और सत्ता डोमिनियन ऑफ इंडिया को दी। गवर्नमेंट इंडिया नहीं थी, डोमिनियन ऑफ इंडिया। उससे भी चर्चाएं चल रही थी, वार्ताएं चल रही थी, आगे की व्यवस्थाएं कैसी होंगी। उसके बाद 15 अगस्त 1947 के बाद और उससे पहले से भी चर्चाएं चल रही थी राजाओं से, लिखा पढ़ी कि हम लोग कैसा करेंगे। 46 से लेकर जो 48 तक का दौर था वो बहुत चर्चाओं का था, उनके क्रियान्वयन का था। जैसे आपने पूछा कि योगदान कैसा था, तो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे, तो सरगुजा से भी मदद जाया करती थी। आज हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो चंदा वसूली होती है, सब कोई कंट्रीब्यूट करते हैं कि हमारे पार्टी का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है, कुछ आप मदद कर दो, कुछ आप मदद कर दो, कुछ आप मदद कर दो। तो त्रिपुरी कांग्रेस जो हुई थी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी के कैंडिडेट के खिलाफ लड़के जीत गए थे, उस सम्मेलन में सरगुजा से 54 हाथियों में रसद गई थी और अंग्रेजों ने लगभग निर्णय कर लिया था कि राज को जब्त करना है। कि उनके खिलाफ 54 हाथी को जो देख के रसद गई तो वाच कर रहे थे। तो सबके सामने हाथी कहाँ छुपेगा। अंग्रेज तो कांग्रेस की हर गतिविधि पे नजर रखे हुए थे। उतना था भी कि करो आप लोग। धीरे धीरे हुआ ना सब, एकाएक तो आज़ादी नहीं आई। मेरे ख्याल से 1930 के दशक का ये त्रिपुरी कांग्रेस है, 1938-39 का। 47 में तो आज़ादी हो गई, आज़ाद हुआ, तो 7-8 साल बाद उसके तो आज़ादी ही हो गई। हाथी का उल्लेख आता है, तो जो सरगुजा राज परिवार रहा, इनके हाथियों को का जो जिक्र है इतिहास में भी रहा कि ये जो पूरा क्षेत्र है हाथियों के लिए प्रसिद्ध रहा। और सरगुजा में एक कह लीजिए किंवदंती कथा, क्या वो हकीकत थी कि 99 से 100 हाथी कभी नहीं होते थे। 100 लाते थे तो जो पहले का था वो मर जाता था, ऐसा एक कहा जाता है जी। आपने हाथियों का जिक्र किया, आज भी हाथियों का जिक्र हो रहा है। तो जिनके संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, महाराजा रामानुज सरन सिंह देव, इनकी विशेषज्ञता थी हाथियों को पकड़ने में। कम उम्र से ही ये एक्सपर्ट माने जाते थे हाथियों को, जंगली हाथियों को पकड़ना और उनको फिर कामकाज में लगाना करने में। आज भी आप अगर जाएंगे बिलासपुर मार्ग में, तो मोरगा में अगर पुराने कुछ लोग होंगे तो आपको बताएंगे कि एक हाथियों को पकड़ने का स्थान वहाँ पर था। से हाँक करके हाथियों को लाते थे, वो पहाड़ी चारों तरफ थी, उसमें हाथी को ले जाते थे, गेट बंद कर देते थे। वहाँ पालतू हाथी या पहले के हाथी रहते थे, ट्रेंड हाथी, उन लोगों के साथ फिर रहना करना और फिर उनको सामान्य यूज़ में लाना। और जगह भी, सरगुजा में भी हाथियों का पकड़ने का जो रहता था। मेरे ख्याल से 100 से अधिक हाथी थे जब स्टेट मर्जर हुआ। तो ये 99 वाला तो मैंने नहीं सुना। 100 से अधिक हाथी भी एक समय थे जब स्टेट मर्ज हुआ। तो उतने हाथी रखना फिर संभव नहीं था। कान्हा में चले गए और जगह चले गए, यहाँ से हाथियों को कई जगह भेज दिया गया। और आखिरी हाथी जो सरगुजा अंचल में पकड़ाया वो दादा हजूर के समय तैमूर पहाड़ से उतरा था। तैमूर पिंगला जो अभी अभ्यारण्य है, और तैमूर पहाड़ से अभी भी वहाँ हाथी काफ़ी घर आ गए। अभी के जो हाथी हैं आप देखेंगे, जंगली हाथी वहाँ काफ़ी संख्या में अभी हैं। तो उससे उतरा था हाथी और उसको फिर, जैसा मैंने बताया, कई विधियों से कैप्चर करते थे और फिर बाकी काम में ले लेते थे। शिकार की बात हो, और वो हाथियों के पकड़ने की कला मानिए, और प्रशासन में जो उनकी पकड़ दिख रही थी, पहले 3 साल की चुनौती मैंने आपको बताया जी। और अंग्रेजों से संबंध के बारे में आपने
पूछा, तो उनके पहले तक जो महाराजा का टाइटल था वो राजा के साथ ही चलता था कि राजा की मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी को ऑटोमेटिकली महाराजा का टाइटल नहीं मिलता। अंग्रेज थे जो मान्यता उस समय देते थे कि बड़ा कौन था, वो मान्यता दे रहा। आज भारत सरकार देती थी हम लोग को लिख के, जो मैंने आपको बताया गैजेट में छपता था। मान्यता जो बड़ा अधिकारी है, पावर सेंटर है, वो मानता था, वरना तो कोई भी अपने आप को लिख दीजिए। सरगुजा में कोई भी लिख दे कि हम महाराजा सरगुजा हैं, लेकिन भारत सरकार गैजेट में बाकायदा एक प्रक्रिया के तहत मान्यता देता था। तो वैसे उस समय अंग्रेज देते थे। तो उनकी कार्यकुशलता को देख के, उनमें हाथियों को पकड़ना भी एक उनकी कार्यकुशलता में गिनती में आता था, तो उनको पुश्तैनी महाराजा का टाइटल अंग्रेजों ने दिया कि अब आपके वंशज जो होंगे वो ऑटोमेटिकली महाराजा होंगे, रिन्यूअल नहीं होगा। ऐसा देश में कहाँ कहाँ दिए थे वो? ये कई जगह रहा होगा, अलग अलग व्यवस्थाएं वो करते थे, अलग अलग जगह। 565 राजा महाराजा थे लगभग जब आज़ादी हुई, छोटे बड़े। कहते हैं कि भौगोलिक क्षेत्रफल में सरगुजा 19वां स्थान रखता था। आबादी तो 5 लाख के आसपास थी 1931 की जनगणना में, 5 लाख कुछ थी। अब सरगुजा में 25 लाख के आसपास हो गई होगी। सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा मिला लें तो ज़्यादा भी मत हो जाए, 25 होना चाहिए, 25 के आसपास, 25-30 लाख के बीच में। तो ये 5 लाख की आबादी का 6000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र का, 15,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र का ये सरगुजा देश में 19वां स्थान रखता था। छत्तीसगढ़ में देखें तो बस्तर के बाद फिर सरगुजा भौगोलिक क्षेत्र में आता है। तो कश्मीर अगर सबसे बड़ा क्षेत्रफल का राज्य था, राजाओं का राज था, लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर का, तो सरगुजा 15,000 वर्ग किलोमीटर में 19वें स्थान पे माना जाता। अब यदि बात करें, अब बात कर रहे हैं हम आपके परदादा की, जो शिकार करने की जो उनके अंदर क्षमता थी, एक गोली में शिकार किया करते थे। कितने शेरों को उन्होंने मारा? जो एक वो बहुत बड़े शिकारी जी रहे अपने जीवन काल में। और उस समय की जो परिस्थिति थी, वो जंगल में शेरों से नागरिकों को और मवेशियों को बहुत बड़ा नुकसान होता था। कहते हैं कि उस समय एक कहावत थी कि सरगुजा आना है तो मतलब बैकुंठ, सीधे ऊपर जाना है। ऐसी एक कहावत थी कि यहाँ पर अन्य परिस्थितियों में बीमारियां भी हो सकती है, लेकिन बाघ इतने थे कि एक चिंता। और वो शिकार का चलन था ही, वो चलता था। इनने 1300 से ज़्यादा शेर मारे थे, डायरी मेंटेन करते थे। वो हम लोगों ने भी उसी में सीख के, उन लोगों से सीख के हम लोगों ने भी शिकार जब किया तो डायरी हम लोगों ने भी मेंटेन की। तो उनकी डायरियाँ, 2 डायरियों को मैंने गिना था एक बार कितने शेर हैं, तो 1300 से ज़्यादा थे। 1369 मेरे को याद आ रहा है कि शेर उनने शिकार किए थे। यहाँ भी किए थे, अब बिहार, झारखंड इस इलाके में भी किए थे। नैनीताल भी वो जाया करते थे, गर्मियों में नैनीताल जाया करते थे। वहाँ भी घर किराए में लेके वो रहा करते थे हर वर्ष। वो रिश्तेदारी भी थी काशीपुर से, और वहाँ भी शिकार के वाक़या हैं उनके। तो यहाँ भी जाया करते थे, आपके महाराष्ट्र, चंदरपुर इत्यादि। तो शिकार कुछ ऐसे किस्से जो आपको भी रोमांचित करते हैं, जो अन्य लोगों के सामने भी लाएं आप? शिकार में तो देखिए उनकी महारत थी ही, लेकिन जिनको महारत हासिल है, हंसी मजाक की जो बातें साथ जी उन लोग भी प्रचलन में आने देते थे और करते थे। उसमें एक किस्सा हाड़ी सिंह का। तो कौन हाड़ी सिंह? हम लोग तो बच्चे थे, कहानी सुनते थे, तो बताया गया कि एक बार महाराज गए शिकार में, और जो शिकारी थे जो साथ में रहते थे वो भी अब माहिर थे, जानते थे, सब कुछ करते थे। तो जंगल में जाते समय एकदम से रुके वो शेर, भाग 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 भाग।
गाड़ी रुकी, महाराज पूछे कहाँ, साफ दिख नहीं रहा है। कि वो लाल लाल महाराज, वो जो दिखत है लाल लाल, वही वही भगवा है। तो आपने कहा निशाना तो उनका अच्छा था, तो वो लाल देख के मार दिया उनने। वो हांडी फूटी, मटका खेत में लगाया हुआ था किसी ने, तो कान भी पकड़ाया है जो शिकारी साथ में थे कि ये क्या महाराज सरगुजा बताइए, इतने बड़े शिकारी और आपने ऐसे चलवा दी गोली। तो ऐसे भी वाकया, ये हल्का मैंने बताया, बाकी एक्सपर्ट उनसे बड़ा कोई रहा नहीं होगा। ये कहा जाता है कि उनका नामकरण फिर हांडी सिंह इसीलिए किया गया। अच्छा, जिनके खेत में नहीं, जिन्होंने कहा कि वो बाग है तो उनका नाम हांडी सिंह कर दिया। हाँ, वो बाकायदा जैसे दरबारी बैठा करते थे, उन्होंने उस पे गोली चलवा दी, यानी हंसी मजाक। अब वो तो एक झेप वाली बात हो गई कि भाई महाराज ने तो मटके पे चला दी गोली, पर अपने भी जो सलाहकार थे, करीब से करीब सलाहकार पे भी वो डिपेंड करते थे। तो मैं आपको एक और पहलू बता रहा हूँ कि इतने बड़े शिकारी के साथ भी जो साथ रहने वाले लोग थे, उनका भी प्रभाव कैसा रहता था और गलती भी कभी कभी कैसी हो सकती थी। तो ये उतने बड़े शिकारी की एक मैंने आपको हंसी मजाक वाली एक वाकया बताया। क्या पता हुआ कि नहीं, पर हम लोगों ने ये हम लोग को बताया गया कि ऐसा भी हुआ था। यानी सतर्क और रहना है। ये सारे का ये हम लोग को ट्रेनिंग थी। वो तो एक वाकया था, मान लीजिए घटित हुआ, तो हम लोग के लिए वो ट्रेनिंग थी कि उतने बड़े शिकारी से भी कहीं अगर चूक हुई हो तो आगे आप भी देखो, जो चला रहे हो, गोली चलाओगे या जानवर पे शिकार में आप भी जाओगे या दुनिया में और भी जब काम करोगे, तो नज़र और बुद्धि हमेशा चौकन्नी रहनी चाहिए। ये तो शिकार था एक, उससे क्या होता है, तो वो तो बहुत सीमित चीज हो गई। तो जो हांडी सिंह वाली जो हांडी सिंह हम लोग के लिए ट्रेनिंग थे, जो ट्रेनिंग का एक चैप्टर बन गया वो। एक हाँ, रोचक किस्से के रोचक किस्सा आपने कहा। बाकी कहते हैं कि उनने कुछ बहुत बड़े शेर भी मारे थे। एक प्रेमनगर कांटारोली इलाका है, आप भी जानते होंगे वहाँ। तो गाड़ी का जो बॉनेट होता है जीप का, शेर जब मारने के बाद कंधे पे ऐसे पड़े ही रहता है, तो गाड़ी के बॉनेट के बराबर उसकी ऊंचाई गिरे हुए शेर की, इतना बड़ा टाइगर था। जैसे हम लोग पूछते कि इतने शेर मारे कि सबसे बड़ा कौन सा मारा? लायन वो बाल वाला था वो? नहीं, ये बाघ टाइगर। लायन तो यहाँ होते नहीं थे। लायन भारत में उसी साइड, ये हरियाणा से भोपाल और गुजरात साइड, शायद राजस्थान, उसी तरफ लायन हुआ करते थे। सरगुजा अंचल में लायन, तो लायन का भी शिकार किए वो? लायन का अफ्रीका में शायद गिर गए हो, मेरे को जानकारी नहीं है। एशियाटिक लायन मारा हो, लेकिन अफ्रीका में 3 बार यहाँ पे बताया कि बोनट के बराबर उसकी हाइट, गिरे हुए हालत में गाड़ी का जो मडगार्ड है, मडगार्ड के बराबर उसकी ऊंचाई थी। खड़े में नहीं, पट में कंधे पे पट शेर लेटा हुआ है, तो उसकी ऊंचाई समझिए गाड़ी का मडगार्ड तो इतना हो गया, इतना बड़ा टाइगर। तो वैसा भी शिकार के वाकयाओं में बहुत अच्छी, कहते हैं उनका एक बाद में आंख भी खराब हुआ था, तब ये आंख उनकी कमजोर पड़ रही थी, इस कंधे से गोली चलाते थे। तो उनकी जो बंदूकें थीं उसका बट टेढ़ा बनवाया उनने। बंदूक है, राइफल है, नाली है उसकी, और पीछे बट है तो सीधा रहता। आप हम लोग सब बंदूक देखते हैं, उनकी बंदूक ऐसे रहती थी। तो इस कंधे पे बंदूक को रखते थे और इस आंख से देख के निशाना लेते थे, तो भी नहीं चुकता था। हम लोग चलाएं तो वो मुंह हिल जाता है टेढ़ा में, जो बैक किक मारता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि वैसे उनका हाथ कांपता था, लेकिन जैसे ही वो करते थे तो उनका हाथ एकदम रुक जाता था। ये भी लोग बताया करते थे कि एकदम उम्र जब थोड़ी होने लगी, हाथ भी उनका ऐसा कांपता था, लेकिन निशाना नहीं। शिकार में जब गए और बंदूक उठाया तो हिलता नहीं था। उठाया। कुछ पुराने लोग हैं, उन्होंने बताया कि वो पूछते थे, हिरणों का झुंड जा रहा है, बोले किस हिरण पे निशाना लगाऊं, और वो चिन्हित करते थे कि महाराज साहब आप उसको मारिए, और वो एक गोली में वो शिकार करते थे। माने इतने अचूक निशानेबाज थे। लेकिन उनके एक एथिक्स भी हुआ करते थे कि गर्भवती कोई बाघिन हो, शेरनी हो, हिरण माने कोई हो, सांबर हो,
तो कोई भी जो गर्भवती हो जानवर तो उसका शिकार उन्होंने नहीं किया, ऐसा बताया जाता है। तो क्या कुछ एथिक्स होते हैं शिकार के? एथिक्स थे, पर ये यथासंभव है, 100% नहीं है कि बाघिन नहीं मारी, बाघिन भी मारी होंगी। और कई बार नहीं, गर्भवती ना हो ये वो कहते तो थे। पता कैसे चलेगा? अगर बाघिन है, बाघिन को आपने मारा, तो पता कैसे चलेगा कि वो गर्भवती है? वेटनरी डॉक्टर तो कोई है नहीं वहाँ, जंगल में तो कोई देख नहीं रहा है कि अब जंगल में जानवर है, उसके पीछे कोई जाके रिकॉर्ड करके तो देख नहीं रहा है, तो वो तो पता नहीं चलता। ऐसे अपवाद हैं जिसमें गर्भवती बाघिन का भी शिकार हुआ होगा और बाघिन का भी शिकार हुआ होगा। लेकिन जानवरों में क्योंकि बहुत आसान था देखना, सींग है तो मेल है, नर है, सींग नहीं है तो मादा है, तो अमूमन नर ही का शिकार किया जाता था। अचूक निशानेबाज रहे। साउथ अफ्रीका में कितने बाघ? 3 बार गए थे, मुझे जहाँ तक याद है। वही मैंने आपको बताया, उनकी हंटिंग डायरीज भी थी, उसमें मैंने देखा था 3 बार गए थे। कई जगह तो देखा जाता है कि जो जिम कार्बेट हैं, कार्बेट्स भी कई लोग जो इनके समकक्ष वो ऊपर इन्हें मानते थे, क्योंकि कभी कभी जिम कार्बेट को भी 3 या 4 राउंड फायरिंग करनी पड़ती थी निशाने के लिए। हालांकि उनके जो शिकार करने का तरीका अलग था, लेकिन इनका बताते हैं कि एक गोली में ही शिकार किया करते थे। 100 में 100 बार ऐसा नहीं होता, जी वो फिर कहानियां बन जाती हैं। जी। लेकिन अमूमन यानी बहुत अच्छा निशाना उनका था, इसमें कोई 2 बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए चार्ज कर रहा है कोई जानवर, तो आप एक ही गोली मार के रुकोगे थोड़ा ना। उदाहरण के लिए मैंने बताया, आपने अफ्रीका का बताया, तो वहाँ राइनो ने भी चार्ज किया उनके ऊपर, तो उन्होंने चार्जिंग राइनो को मारा। बफलो है, वो चार्ज कर रहा है, तो आप एक गोली मार के थोड़ा ना खड़े हो जाओगे, वो तो मारोगे, आप फिर बदलोगे, मारोगे। और डबल बैरल है तो 1-2, उस समय डबल बैरल का प्रयोग वो ज़्यादा। बंदूकें अभी भी आप सहेज कर रखे हुए हैं? कुछ हैं, बाकी तो निकल भी गए होंगे समय के साथ। उस समय तो बहुत। चलिए वो तो हम देखेंगे। एक आज एक है कि आपके ड्राइंग रूम है, काफ़ी भव्य ड्राइंग रूम, उसमें भी देख रहे हैं कि बाघ है, जेब्रा है, जंगली सुअर है, हाँ। हिरण है। ये ज़्यादातर अफ्रीका के हैं, ये टाइगर तो खैर ये इंडिया का है। अच्छा, ये सब अफ्रीका के हाँ, शिकार ये किए अफ्रीका हुए के हैं ये जानवर। ये सेबल है, ये जो दोनों है, वॉर्ट हॉग है, अपने यहाँ जो जंगली सुअर है जी जी। उसके जैसा है। ये वॉर्ट हॉग हो गया, ये जिब्रा है। अच्छा, जंगली सुअर इसमें अंतर होता है? जंगली सुअर हिंदुस्तानी हो गया, जैसे हाँ। अपना देश में लायन जो मिलता है हम्म। वो एशियाटिक लायन हो गया। इसको वॉर्ट हॉग के नाम से बोलते हैं, एकदम सुअर जैसा ही तो है, सुअर ही है। आपने भी किया है शिकार? हाँ, कितने जानवर मारे हैं आपने? शेर कितने मारे, बाघ कितने मारे? शेर मैंने 11 मारे। अच्छा, हाँ, कहाँ पे? यहीं कुछ सरगुजा में, कुछ 2-4 भोपाल में, 2-3। अभी अभी मारे, पहले मारे? वो 71 के पहले, 71 के बैन पहले। लगा उसके पहले। उसके बाद शिकार किए थे। शेर का फिर वो नियम बना के शेर का शिकार नहीं किया। मौके तो लगे, बाकी भी नहीं कह सकता हूँ ऑन रिकॉर्ड की और कुछ किया 71 के बाद, लेकिन शेर का शिकार नहीं किया। तो शेरों मौके का कई आए, जी, मौके ऐसे कई आते हैं, लेकिन शेर का मैंने फिर लाइन खींच लिया था कि 11 ही नहीं कि 71 में अब बैन हो गया। बैन हो गया। टाइगर जब तक प्रोजेक्ट, आप 11 इंदिरा जी ने टाइगर प्रोजेक्ट ले आया था, और उस समय ये सोच थी कि टाइगर अब बचाना है, नहीं मारना। बहुत कम हो गई थी संख्या। राजाओं के साथ एक महारानी है, वो भी कभी शिकार पे गई या हाँ। उन्होंने भी शिकार किया? उन लोग भी जाते थे। वो किस्सा बताइए कि जो आपके यहाँ के जो कोई महारानी है उन्होंने शिकार किया हो ये खूंखार जानवर का। पिलखा आप जान ही रहे हैं, पिलखा पहाड़। पिलखा पहाड़, तो पिलखा तप्पा भी था, तो ये रानियों का ही शिकार गाह था। महामाया मंदिर से लेके पिलखा पहाड़ तक का ये तप्पा, ये महारानी तप्पा कहलाता था। तप्पा यानी एक प्रशासनिक यूनिट, जी। तहसील मान लीजिए। तो ये यहाँ पर सामर, चीतल, बाकी शेर वगैरह भी रहते थे, बहुत कम, लेकिन जाती थी। उन लोग भी शिकार कभी कभी उनने भी किया। उनके भी निशाने मम्मी भी शादी होके डैडी बताते थे गए थे, तो उनको ले गए थे मैन पार्ट तो कहीं चलाने। उनको नहीं लगता था कि शिकार नहीं करना, तो एक आध किसी चीज़ पे चलवाया भी, गोली लगी नहीं लगी पता नहीं, लगी। मेरी सिस्टर
शिकार किया? एल्डर सिस्टर, यंगर सिस्टर, इन लोगों ने भी शिकार किया। कितने शेर मारे उन्होंने? शेर तो नहीं मारे, चिंकारा वगैरह। शेर तो हम लोग तक रुक जाता था मामला। डैडी, फिर मैं, उसके आपके आगे छोटे भाई? ब्रदर ने शिकार, टाइगर तो नहीं मारे। तब तक 71 पार हो गया था उनका। तो 11 शेरों का 63 शिकार किया है आपने, उसके बाद लोगों को तो डरना चाहिए आपसे। नहीं, डर की क्या बात है। दूसरे नज़र से देखिए तो इसमें तो सुरक्षा भी रहती थी ना, गांव वालों के हित की सुरक्षा भी शेर के शिकार का एक पहलू। आपके राज परिवार के बारे में एक और विद्वान व्यक्ति हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा, वो भी आ रहे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे विस्तार से, वो भी कई रोचक किस्से बताएंगे। सरगुजा राज परिवार के बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा जी। आप काफ़ी बड़े कॉलेजों में प्रोफेसर रह चुके हैं और प्रिंसिपल के पोस्ट से रिटायर हुए हैं, तो आप हमें और हमारे दर्शकों को कुछ सरगुजा परिवार के बारे में बताइए। सरगुजा छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। शुरू में ये कहा जाता था प्राचीन काल में कि जहर खाए ना माहरू खाए, मारे खो तो सरगुजा जाए। अच्छा। लेकिन वो बात गलत थी, क्योंकि जो भी आए फिर अब हम सरगुजा छोड़कर गए नहीं। लेकिन ये कहा जाता है कि स्वर्ग जा जब बात होती है तो स्वर्ग जा मतलब सुरगुजा जी। स्वर्गजा से सुरगुजा बना है। इसी तरह से सुरगुजा बना। और फिर एक कहावत है प्राचीन समय से ही, जो कि यहाँ की संपदा को वो करती है कि सुरगुजा गाजे बुझा, माटी की देव पहाड़ एक पूजा। मतलब यहाँ का व्यक्ति यहाँ की मिट्टी की पूजा करता है और पर्वत मतलब पर्यावरण से वो पूरी तरह जुड़ा हुआ है और पर्यावरण से वो काफ़ी नज़दीक है। इसी क्रम में यहाँ राजतंत्र था और राजतंत्र से पहले ये माना जाता है कि ये मौर्यकालीन रहा होगा, क्योंकि डीपाडी एक जगह है या रामगढ़ है, वहाँ मौर्यकालीन अवशेष पाए जाते हैं। लेकिन सुरगुजा का जो इस्टेब्लिश इतिहास है वो महाराजा रामानुज शरण सिंह से मिलता है। रामानुज शरण सिंह महाराजा रघुनाथ शरण सिंह के सुपुत्र थे और उसके बाद यहाँ रहे, और उनके द्वारा जो डेवलपमेंट कार्य यहाँ किए गए वो आज भी चिरस्थायी है। जैसे हॉस्पिटल उन्होंने बनवाया, स्कूल उन्होंने बनवाया, हॉस्टल बनवाए, इसके साथ ही सड़कें बनवाई। अंबिकापुर टू प्रतापगढ़ गैबन कंपनी ने बनाया। इसी तरह अंबिकापुर से मनेनगढ़ जाने के लिए बीच में रेड नदी पड़ती है, रेड में गैबन कंपनी ने रेड ब्रिज का स्थापना किया। इस तरह से आवागमन के क्षेत्र में और इसके क्षेत्र में और एजुकेशन क्षेत्र में, एकेडमिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में काफ़ी विकसित किया। सरगुजा के विषय में एक चीज़ मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि महाराजा रामानुज शरण सिंह एक बहुत अच्छे शिकारी थे। उस समय मुझको याद आता है जिम कॉर्बेट की। जिम कॉर्बेट की एक पुस्तक है मैन ईटर ऑफ कुमायूं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुस्तक है। उसमें उन्होंने रामानुज शरण सिंह को एक्नॉलेज किया है और इनके साथ उन्होंने शिकार के क्या क्या नियम होंगे इसका उल्लेख किया है। महाराज रामानुज शरण सिंह अफ्रीका भी गए मसाई लोगों के इनविटेशन पर और वहाँ गेंडाओं के शिकार किया। इस तरह एक इस्टेब्लिश शिकारी थी वो। और उसी क्रम में महाराजा अंबिकेश्वर शरण सिंह हुए, जो कि बहुत बड़े इतिहासकार के रिश्तेदार थे। महाराजा रघुवीर शरण सिंह कहा जाता है, रतलाम के पास के थे जी। और उसके बाद फिर अंबिकेश्वर शरण सिंह के बाद M.S. सिंहदेव साहब जो चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश के थे, और उसके बाद भी अभी वर्तमान महाराजा T.S. सिंहदेव साहब हैं। अब जैसे एक चीज़ मुझे यह याद आती है कि अभी 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ को अलग अलग किया गया था जी। और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। इसमें
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब आए थे और उन्होंने सरगुजा को याद किया था। मतलब ये सरगुजा के विकास की पराकाष्ठा मानना चाहिए, या कुछ न खास चीज़ है सरगुजा में कि हर कोई इसको याद करता है। इसलिए सरगुजा एक इस्टेब्लिश, विकसित राज्य और विकासशील क्षेत्र है। स्वतंत्रता के बाद यहाँ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, संविधान सभा, संविधान बनाने के लिए। उसमें सरगुजा स्टेट के दीवान राजा रघुराज शरण सिंह को भी कोऑप्ट किया गया, वो भी उसके सदस्य थे। यह एक बहुत ही सौभाग्य की बात है, जबकि छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े लोग थे उसमें, लेकिन सरगुजा स्टेट का भी एक प्रतिनिधि उसमें था। यह एक काबिल तारीफ है और याद करने वाली चीज़ है। राज परिवार की एक महारानी माया साहब, जिन्होंने राधा वल्लभ मंदिर बनवाया था, उनके बारे में आप हमें कुछ बताइए। हाँ, उनको सरगुजा वासी माया साहब के नाम से जानते हैं जी। माया साहब रघुनाथ शरण सिंह की पत्नी थी। ये दावागढ़ स्टेट कहाँ है? चुनार के पास। चुनार, वहाँ दावागढ़ स्टेट की राजकुमारी थी और वो यहाँ रघुनाथ शरण सिंह के साथ आई थी। उस समय राजधानी प्रतापपुर में था। प्रतापपुर से वो अंबिकापुर शिफ्ट हुआ। उन्होंने यहाँ बहुत भक्त थी और वो कृष्ण भक्त विशेष रूप से माना जाता है। और उन्होंने यहाँ माया साहब कृष्ण मंदिर की स्थापना की, राधा कृष्ण के मंदिर का, और उसको माया साहब मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। उस मंदिर की एक खास विशेषता है, कभी आप उसको देखो तो हमको पन्ना स्टेट है, पन्ना में एक प्राणनाथ जी का मंदिर है। प्राणनाथ जी के मंदिर के छत के ऊपर, सीलिंग पर एक पूरे राधा कृष्ण की बहुत सारी पेंटिंग्स लगे हुए हैं, मतलब पेंटिंग बना हुआ है। उसी पैटर्न पे राधा कृष्ण मंदिर के भी छत के ऊपर पेंटिंग बना हुआ है। और इस तरह एक चिरस्थायी और बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, जो कि और छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं पाया जाता। जी, जैसे कि आप काफ़ी समय से सरगुजा में रहे हैं, तो सरगुजा के राजपरिवार के इतिहास में और आप क्या क्या जानते हैं? सरगुजा का इतिहास में अभी एक नई चीज़, नई उथल पुथल सी आ रही है। एक लाल प्रभात शरण सिंह है बनारस में जी। वो अपने को सरगुजा स्टेट से जुड़े हुए बताते हैं। और यहाँ का जैसे अभी वर्तमान परिवार है, वर्तमान परिवार अवानुर शरण सिंह से जाना जाता है, लेकिन उसके पहले भी यहाँ राजतंत्र था जी। महाराज बलबीर सिंह के ज़माने से यहाँ आज रहा। यहाँ महाराजा शिव प्रसाद सिंह थे, जिनके नाम से यहाँ शिव सागर तालाब है, यहाँ भी छठ घाट बना। इसी क्रम में राजा अजीत सिंह थे, जिन्होंने कि 1857 की लड़ाई में वो अंग्रेज़ों का विरोध किया था। फिर लाल संग्राम सिंह हुए, जिन्हों के यहाँ से देश निकाला हुआ थे, वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफत करते थे, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। जबकि बस्तर में जो हलवा आंदोलन चलता था, तो सरगुजा में इनका आंदोलन चलता था। और उसके बाद फिर सरगुजा स्टेट की स्थापना हुई, और वही क्रम अब चलता आ रहा है, जो कि आज महाराजा TS सिंहदेव के नाम से हम जानते हैं। एक बात आती है, कई लोग के उसे सुना जाता है जो आपके राजनीतिक विरोधी भी रहे हों या कुछ एक समाज के लोग हों, कि अब तो राजपाट चला गया, उसके बाद भी आपको लोग सरगुजा महाराजा कहते हैं, हालांकि वो एक परंपरा है। तो इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? एक तो परंपरा की बात है, दूसरा जैसे मैंने बताया कि इंदिरा जी ने जब तक वो प्रिविलेजेस नहीं हटाए, तो भारत सरकार आपको मान्यता देती थी 1971 तक। मैंने आपको बताया कि डैडी को, मेरे को भी आइडिया नहीं था, डैडी के कागज़ देख रहा था उनके मृत्यु उपरांत जी। तो उसमें ये कागज़ दिखा कि भारत सरकार से पत्र आया है बाकायदे रिकॉग्नाइज करते हुए। वो गैजेट में भी छपता था, मेरे को ये नहीं मालूम, जैसे कानून छपते थे और हम सब मानते हैं, तो भारत सरकार मानती थी आपको। 1971 के पहले तक पूरा माना 1971 तक लिखित दस्तावेज भारत सरकार देके आपको स्वीकार करती थी, क्योंकि आपको जैसे आज MP MLA आपको तो महीने का आपको कुछ मिलता है,
पेंशन टाइप का मिलता है, तो राजाओं का पेंशन टाइप का ही मान लीजिए। वो भी इंदिरा जी के समय ले लिया गया। राजपाट जो गया, जमीन जायदाद जो गई वो तो गई, ये भी जो था ये भी गया। तो वो लागू रहेगा करके, तो बाकायदा संधि के तहत, ये तो अंतर्राष्ट्रीय 2 देशों का मैंने बताया ना, ये 2 देशों की संधि थी जिसको इंदिरा जी के समय तोड़ा गया। वो बाकायदे पार्लियामेंट में लाए, पास हुए, वो केस चला कि एक पार्लियामेंट कर सकती है कि नहीं, संधि को तोड़ सकती है क्या पार्लियामेंट। वो सुप्रीम कोर्ट में केस चला, शायद अभी भी निर्णय नहीं आया होगा, कोई केस कर भी नहीं रहे, लड़ भी नहीं रहे। आप तो कांग्रेसी नेता हैं, कांग्रेस के हैं, और आप ऐसे बोल देते हैं अपनी ही पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री माने प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। एक तो एक परिस्थिति है जी, मैं न पक्ष में अभी बोल रहा हूँ न विपक्ष में। मैं तो जो सच्चाई है जो उसे बयां कर स्थिति रहे हैं। है, स्थिति ये है कि इंदिरा जी के समय ये लागू हो गया, पार्लियामेंट में पास हो गया, तो मानना ही है ना। देश के नागरिक है जो अगर उसको संवैधानिक दर्जा मिल गया, पहले दूसरा संवैधानिक दर्जा था, उसमें परिवर्तन आ गया, तो उसको तो मान के चलना है। अभी प्रधानमंत्री मोदी आए रायपुर में, उन्होंने उल्लेख किया अपने भाषण में सरगुजा रियासत के दीवान रघुराज सिंह, क्या तो वो क्या मामला है? जब प्रधानमंत्री मोदी खुद उल्लेख कर रहे हैं तो उस दीवान विषय पे थे, वो एडीसी थे, नेहरू जी के साथ भी उन्होंने काम किया और लोगों के साथ भी काम किया। उन्होंने किस संदर्भ में याद किया मैं नहीं कह सकता, मैंने पूरा संविधान के उसको लेके कि जो उसने हाँ उस बनाया। समय वो रहे होंगे, तो सरगुजा रियासत में रहे हैं वो। सरगुजा रियासत के भी दीवान थे, यानी जो दीवान थे कुछ कुछ समय के लिए रहा करते। दुबे दीवान थे, दुबे परिवार तो यहाँ यहाँ पर है आते थे वो, और यहाँ रहते थे। हाँ। कुछ उस समय के लिए जब वो दीवान थे, और राज्यों में भी गए और राजाओं के यहाँ भी गए। आपसे मुलाकात होती थी उनकी? नहीं, मैं तो छोटा था, छोटे थे। और कभी इत्तेफाक कहीं मिल गए। उनके लड़के से मेरी अच्छी पहचान थी, ठाकुर अजय सिंह, तो वो बताया करते थे। राजकुमार कॉलेज से भी अब मैं जुड़ गया हूँ, तो राजकुमार कॉलेज में भी वो थे, प्रिंसिपल भी रहे कुछ समय के लिए रघुराज सिंह। राजकुमार कॉलेज में तो सभी आए, गांधी जी भी आए, नेहरू जी भी आए, बाद में सोनिया जी भी आई, कई लोग राजकुमार कॉलेज में भी आए, तो वो कनेक्शन कहीं ना कहीं। सिंहदेव साहब, एक बड़ी आबादी आज भी गांव-गांव में कौन है तो महाराजा सरगुजा है। राजनीति में आप हैं ही। आज के जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हैं, हालात हैं, काफ़ी विषम है। अभी आप इसके पहले जैसे बता रहे थे कि सिद्धांत के साथ चलना बहुत कठिन होता है। अब यदि सरगुजा राज परिवार की बात की जाए तो आप महाराजा टी.एस. सिंहदेव कहलाते हैं, और आप ही के रियासत में कोल ब्लॉक आवंटन अडानी की कंपनी को मिला, और वो इतना विनाशकारी साबित हो रहा है कि जो प्रागैतिहासिक काल का जो रामगढ़ है उसका पहाड़ नष्ट होने की कगार पे आ गया। आक्रोश होता है आपको कि रोकें या वो क्या करें? इसमें आपने राजनीति की भी बात की, और दादा हजूर के संदर्भ में मुख्य रूप से ये चर्चा है। तो उनके बारे में हम लोग क्या सुनते थे? महाराजा थे, शिकारी थे, वैश्विक स्तर के सबसे बड़े शिकारियों में उनका नाम है, लेकिन एक प्रशासक भी थे। आज तो मोबाइल से दुनिया भर में बात हो जाती है, उस समय लकड़ी के खूंटों पे तार जाया करती थी थानों में, और हाथ से घुमाने वाले टेलीफोन का सिस्टम था, उसमें घुमाते थे तो बात होती थी। तो हम लोग सुनते थे कि सुबह शायद 6 बजे से या जितने बजे से भी वो हर थाने की रिपोर्ट ले लिया करते थे। जो बात है कि ये रामानुज शरण सिंह थे क्या, तो क्या हाथी पकड़ने वाले थे सिर्फ, या जिनको परमानेंट टाइटल मिल गया महाराजा का उनके परिवार को, या पहले 3 साल में बड़ी महामारियां आई, बड़ी चुनौती भी आई, विद्रोह जो हुआ था, ताना भगत मूवमेंट की जो हवाला आया, उसको सल्टाने वाले थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी बना के रखी थी कि स्वयं वो रिपोर्ट लिया करते थे थानों से। हो सकता है कि बाघ गारा किया कि नहीं, वो भी यानी किल किया कि नहीं टाइगर ने, वो भी रिपोर्ट मिल जाती हो, लेकिन उनका लक्ष्य
प्रशासनिक एक कसावट के लिए। कसावट डेली, स्वयं महाराजा सरगुजा डेली थाने से रिपोर्ट ले रहे थे कि सब ठीक है कि नहीं। साथ में और क्या हम लोग को बताया गया, सुनने में आता था कि सिस्टम उस समय गौटिया का था, कि गांव में एक राजा के प्रतिनिधि गौटिया के रूप में रहते थे। गांव की जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, अमन चैन है, उसके लिए भी वो जिम्मेदार हुआ करते थे। तो गौटिया के संदर्भ में भी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के संदर्भ में भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। पब्लिक की शिकायत अगर आई तो ठीक नहीं। ये हम लोग सुनते थे। तो प्रशासन जनोन्मुखी कैसे था? एक स्वतंत्र भारत में, प्रजातांत्रिक भारत में बड़े होते हुए ये सुनने को मिलता था कि व्यवस्था ऐसी थी, और बड़े होते गए जैसे थोड़ा थोड़ा समझ में भी आने लगा कि इसका मायने क्या है। तो मतलब जनोन्मुखी है कि पब्लिक ने अगर शिकायत की, हम लोग को बताया जाता था कि महाराज की गाड़ी जा रही है, शायद मैंने पिछले बार भी बताया था, और किसी ने भी हाथ उठा दिया तो महाराज की गाड़ी रुकती थी। आज आप देखो कि जे वीआईपी मंत्री वीआईपी या कोई वीआईपी जाए, नहीं, पुलिस सबसे पहले तो हटो पब्लिक को करती है। जिस पब्लिक के पास आप जाके वोट मांगते हो, वो चुनाव के बाद 5 साल आप मंत्री बन गए तो आपका रास्ता पब्लिक को हटाओ, गाली भी पड़ जाए पब्लिक को तो बड़ी बात नहीं। और उस समय कि अगर रोक दिया, हाथ दे दिया तो गाड़ी रुकेगी महाराज की। आज अगर किसी ने रोक दिया तो जेल हो जाएगा, कानून व्यवस्था भंग करने की स्थिति आ जाएगी। यानी सवाल हाथ देने का नहीं है, एक व्यवस्था की। व्यवस्था क्या है? जनोन्मुखी, कि लोगों की, पब्लिक की अगर शिकायत आई तो आप अधिकारी हो तो खैर नहीं। ये हम लोग बचपन से ऐसी बातें सुनते रहे वाकयाओं में। जैसे आप पूछ रहे हैं कुछ वाकया बताइए, तो ये हम लोग को बीच बीच में, शिकार में गए तो डैडी ने कुछ सुना दिया, तो कभी कुछ बात आ गई, कहीं से सुन लिया। ये हम लोग का व्यक्तित्व बनाने में सहायक हुआ। राजनीति में जब आदमी आता है तो फिर वही बात सामने आती है कि आपका प्रथम कर्तव्य क्या है। उन वाकयाओं से समझ में आता है कि लोग अगर कुछ बोलें तो आपको सुनना, ये आपकी जवाबदारी। कितना सुनते हो, कितना नहीं, उतने आप पास हो, उतने फेल हो। रामगढ़ का भी आपने कोयला खदान का बताया, तो ये अदानी को नहीं मिला है कोयला खदान, वो तकनीकी बात है, वो ठेकेदार हैं उसको कोयले निकालने के। रमन सिंह जी के समय और मनमोहन सिंह जी के समय जब ये मुख्यमंत्री थे, ने प्रस्ताव भेजा, केंद्र सरकार से स्वीकृत हुआ। राजस्थान ताप गृहों में कोयले की आवश्यकता की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की इकाई और राजस्थान राज्य की इकाई ने पार्टनरशिप बनाई और जॉइंट वेंचर ने ठेका दिया। ठेकेदार अदानी है। अब अदानी जो काम कर रहा है, ये जो कंपनी जो काम कर रही है, इसमें समय के साथ में एक तो विस्थापन होता है, बड़ा विरोध होता है। उस समय भी गांव-गांव में जाके मैं जहाँ बुलाया जाता था वहाँ जाता था, अपने से कभी नहीं जाता। बुलाएंगे तो जाना, क्योंकि फिर ये आपकी बात है, आपकी ज़मीन है। मैं नहीं कह सकता कि आप ज़मीन मत दो। मैं वो आंदोलनकारी नहीं हूँ जो पर्यावरण के लिए जाके खड़ा होके वो काम करेगा। मैं सीमित जनप्रतिनिधि हूँ कि लोग अगर कहेंगे तो मेरा जाना बनता है। और लोग भी, मैंने हमेशा कहा कि 90% गांव का अगर एक राय है तो फिर बताइए। आधा कह रहे हैं इधर जाओ, आधा कह रहे हैं उधर जाओ, तो फिर मेरे को मत बुलाइए। और उसके 2 कारण, एक कि जिनके लिए आपको करना है वही बटे हुए हैं, दूसरा आप सफल नहीं होंगे। गांव वाले जब तक एक साथ खड़े नहीं होंगे, आप ऊपर से जाके कुछ नहीं कर पाओगे। ड्रामा कर लोगे, भूख हड़ताल कर लोगे, धरने पे बैठ जाओगे, ड्रामा। मेरे लिए मतलब, ये आप कह रहे हैं कि ज़्यादा कभी कभी खुल के बोल देते हैं, तो खराब बात मैं बोल रहा हूँ, तो ये ड्रामा है। लोगों के साथ आप तभी खड़े हो सकते हो और उनकी ताकत उनको बता के उनको आप संगठित अगर कर पाए और वो एक साथ खड़े हो गए, तो आपका काम है उनको अपनी ताकत बताना शांतिपूर्ण तरीके से। लाठी डंडा उठाओगे तो मैं नहीं आ पाऊंगा। उसी पब्लिक को मैं बोलता हूँ जिसके लिए मैंने आपको कहा कि मेरी जवाबदारी बनती कि हिंसा, लाठी डंडा, तीर वीर बीच में चले। मैं गया था, मैंने उनको बोला भी था कि देखिए, आपकी ताकत आपकी एकता में है।
अगर गांव एकता मतलब लगभग 90% गांव अगर एक राय का है तो उसको एकता मान लीजिए, बाकी प्रभाव में आ जाते हैं, कुछ कुछ और बात हो सकती है। अगर हिंसा का रास्ता आप उठाओगे तो आप असफल होगे, क्योंकि सरकार को बहाना बन जाएगा आपको दबाने का। आप नहीं सफल हो सकते। या तो वो क्रांति करो, फिर बंदूक उठाओ, लड़ो, मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा, फिर आप करो, मैं लेकिन उससे सहमत नहीं। ये जो विनाश हो रहा है, चिंता तो होती है ना आपको कि आपने सरगुजा के एक समृद्ध पर्यावरण देखा है, जैव उसमें इस विविधता देखी पर्यावरण है। में आप सरगुजा का पर्यावरण की बात आपने कही, ये माना जाता था कि सरगुजा का 66% भौगोलिक हिस्सा वन आच्छादित था। कुछ साल पहले मुझे बताया गया कि जो ग्राउंड कवर अब सरगुजा का रह गया है, ये 16% या 18% रह गया। तो ये इस खदान से नहीं हुआ है। कितने खदान और खुल के चले गए, किसी ने उसकी चिंता उस समय नहीं की, जबकि होनी चाहिए थी। वो हर सरकार को करनी चाहिए थी। आज हमारे पहले के जो लीडर, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, उनके समझ में ये था कि कोयला चाहिए तो बिजली बनेगी, तब तो देश आगे बढ़ेगा, समृद्ध होगा। तो पेड़ कट रहा है, उसका कितना नुकसान होगा, भी तो इतने जंगल हैं, क्या फर्क पड़ेगा। जो भी उनकी सोच रही हो कि हमको तो अभी देश को सशक्त अगर बनाना है, भारत को एक वैश्विक ताकत बनाना है, बिजली नहीं है आपके यहाँ तो आप क्या ताकत बनोगे। एक पक्ष वो था, दूसरा पक्ष की जंगल कट रहा है, वो भी आंख से देख रहे हैं। कई पार्टी के अब तो नेता आ गए और चले गए, वो भी तो देख रहे हैं। अगर आप एक को कहोगे तो आज दूसरा है, उस समय भी तो यही हो रहा है दूसरे के समय। लेकिन तो सोच क्या है? सोच ये है कि भाई देश का भी हित इसमें देखना है, तो कहीं ना कहीं सीमा होनी चाहिए ना, एक लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए। उस लक्ष्मण रेखा के लिए लोगों का साथ और अपने तरफ से पहल की, एक सीमा के बाहर अगर बात जा रही है, रामगढ़ पहाड़ी को अगर नुकसान होने की बात आ रही है, उसमें मैं लोगों के लिए नहीं रुक रहा कि लोग आएंगे तब फिर मैं सामने आऊं। ये एक ऐसी धरोहर है कि उसको अगर नुकसान हुआ, जो लोग कह रहे हैं कि होते हुए दिख रहा है, तो मैंने सामने आके उसमें अभी बोला। दूसरा, इसमें व्यवस्थाएं कागज पे रहती हैं कि आपने खनन किया तो बैकफिलिंग करनी है, फिर टॉप सॉइल को वापस डालना है और रीप्लांटेशन करना है। जो बात इसमें आती है कि भाई पेड़ कटा तो पेड़ लगा दिया। अगर आपको पर्यावरण की चिंता है तो वो तो खत्म होगी बात। पर वो हो रहा है क्या जहां आप इस प्रकार का काम कर रहे हो? मेरे लिए विस्थापन पीड़ादायक है, लेकिन जिसकी जमीन है वही कह दे रहा है कि नहीं, हमको तो इसकी जगह नौकरी मिल रही है, हम जा रहे हैं, तो मैं कौन हूं रोकने वाला। इन सब बातों को भी यदि दरकिनार कर दें तो ये ना तो मैंने कहा, ना तो आपने कहा, ना तो किसी ने कहा कि ये यहाँ पे राम वन गमन पथ है। एक कांग्रेस और भाजपा दोनों के शासनकाल में बाकायदा डिसाइड किया गया कि ये राम वन गमन पथ है। वाल्मीकि रामायण में भी एक विद्वान ने बताया कि यहाँ पे रामगढ़ का उल्लेख मिलता है, रामचरितमानस में नहीं, वाल्मीकि रामायण में भी। सरकार कोई भी रही हो, उन्होंने माना कि ये हसदेव रण का जो क्षेत्र, ऊर्जावान जंगल, काफ़ी पुराने जंगल है, वहाँ पे क्लोरोफिल की आप मात्रा भी देखिएगा तो बिलासपुर से जैसे ही आप इधर आइएगा तो एक हरापन उसमें बढ़ता दिखता है। तो उस धर्म को लेके यदि पार्टियां बात करती हैं तो उस मायने में भी तो उसको संरक्षित करना चाहिए, हमारा तो कहना ही है। वो एक अलग चीज़ है। धर्म की बात राजनीति से मैं उसके पक्ष में नहीं हो जोड़ने का, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में इतने दोष हैं कि जिस दिन हमने राजनीति को धर्म में डाल दिया, धर्म प्रभावित हो जाएगा, गलत प्रभाव पड़ेगा। आपने अभी बताया, मेरे से ही पूछा, सामान्य जीवन में आपने कितने समझौते किए, आप जो मान्यताएं रखते हैं उस पर कितने खड़े हो पाए। अब धर्म को आपने जिस दिन राजनीति में ला दिया, तो मेरा एकदम स्पष्ट चिंतन है, इतने सालों का जो मेरा अनुभव है, कि धर्म पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो पहला, हम तो नहीं ला रहे ना, ले तो आए नहीं, दोनों पार्टियां लाई, जो भी ला रहा है गलत कर रहा है। दूसरा, जो भी पार्टियां ही लाई हैं उससे गलत है कि राम वनगमन क्षेत्र है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या जनता दल चाहे हो, वो चाहे जो जनता भी दल हो, जो ये काम कर रहा है वो दूरगामी बड़ा नुकसान समाज को कर रहा है। ये अलग बात हो गई। दूसरा, राम गमन पथ की जो बात है,
इसमें गाथाएं हैं। आप देखेंगे कि लगभग हर जगह रामायण से जुड़े हुए शब्द आपको मिलेंगे। जो रामगढ़ की पहाड़ी का उल्लेख हो रहा है, कालिदास जी की रचना का उल्लेख हो रहा है, इसमें मैंने पढ़ा था कि कम से कम 7-8 स्थान ऐसे हैं यहाँ महाराष्ट्र इत्यादि में जहाँ इसी प्रकार का भौगोलिक चित्रण दिखता है, जो संभव है कि जो कालिदास जी ने चित्रण किया उससे मिलता जुलता हो। अब राम वन गमन पथ बना तो हमारे यहाँ सीता चुआ है। प्रतापपुर के आगे जाइए चलगली में, वहाँ पर एक कुंड है, पानी पीला होता है, तो लोग कहते हैं कि सीता जी ने बाल धोए थे, उसका अभी तक ये मान्यता है लोगों, मान्यता है। वो गई थी कि नहीं गए थे, राम जी वहाँ पहुँचे थे कि नहीं पहुँचे थे, जहाँ सीता चुहा एक अलग बात है, लेकिन मान्यता है, मान्यता है, ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो राम वन गमन पथ वहाँ तो नहीं गया। एक संदेश देने के लिए, धार्मिक भाव का संदेश देने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो लोग कर रहे थे, उनने फैसला किया कि हम वहाँ से चालू करेंगे कोरिया के क्षेत्र से, और वहाँ से एक रास्ता ऐसा बना के और हम दक्षिण तक ले जाएंगे, कोंटा तक ले जाएंगे। कोंटा में विरोध हुआ, वहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ हमारी मान्यता है, नहीं है। वो अपने जगह की बात है। चलिए, विरोध और ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन जो एक स्थायी है वो एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि अब इससे बाद प्रकृति को नष्ट ना किया जाए, जब यदि वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद हो तो 100% होना चाहिए। अभी इसमें कोई दो बात है ही नहीं। अभी जो वर्तमान सरकार है, विष्णुदेव साय सरकार, आप भी फिर से राजनीति में हर जगह सक्रिय दिख रहे हैं, लगातार आपके मीडिया में बयान भी आ रहे हैं। विष्णुदेव जी से आप कितने संतुष्ट हैं, किन मामलों में असंतुष्ट हैं? क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि देव उठनी एकादशी आ गई तो हो सकता है कि विष्णुदेव जी जाग जाएंगे। इसमें रामगढ़ के संदर्भ में, अभी जो कोयला खदान के संदर्भ में बात हो रही थी, विष्णुदेव साय जी की भी बात आई। मैंने उसके संदर्भ में विष्णुदेव साय जी को भी पत्र लिखा, मैंने उनसे चर्चा भी की कि ये चिंता का विषय है। और धर्म से पृथक, धर्म को आधार लेकिन उससे पृथक, कि स्वयं उनने जो जांच की, शासकीय तंत्र ने जिस एजेंसी को सर्वे के लिए लगाया, उस एजेंसी ने, वन विभाग ने ये कहा कि जो खदान का KX3 जो बिंदु है, पुराना खदान और नए खदान का जो छोर है, यहाँ से 10 किलोमीटर के दायरे में कोई ऐसा स्थान है क्या जो धार्मिक हो? जो पुरातात्विक से मांगा गया। हाँ, पुरातात्विक से नहीं मांगा गया। इनने एक सर्वे कराया, ये जो आजकल जियो सर्वे करते हैं लोग गूगल से, और इन्होंने बदमाशी क्या की कि उस KX3 से जो सीता बेंगरा जोगी माड़ा है उसको नाप दिखा दिया, जो 11 किलोमीटर। नहीं, ये बदमाशी तो भूपेश सरकार में हुई। मैं नाम नहीं ले रहा, मैं तो नाम भी ले रहा हूँ। मैं कुमार झा कलेक्टर, वो कागज भी है, वो सर्वे तो अदानी वालों ने करवाया जी, लेकिन जो सर्वे हुआ जी, शायद या वन विभाग ने करवाया, तो उसमें जो लिखा है दूरी वो 11 किलोमीटर थी। मेरे ख्याल से कलेक्टर झा थे शायद उस समय, संजीव कुमार झा, और DFO जो भी रहे होंगे। और उस आधार पे उन्होंने एक प्रमाण पत्र जारी किया, NOC नहीं दिया, प्रमाण पत्र जारी किया कि इस बिंदु से वो बिंदु 11 किलोमीटर या 10.9 किलोमीटर। उस आधार पे 10 किलोमीटर से ज़्यादा बताते हुए उन्होंने उसका उपयोग किया प्रमाण पत्र का, कि यहाँ खनन का काम किया जा सकता है। लेकिन जो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का मंदिर रामगढ़ पहाड़ी के ऊपर स्थित है, वो 9.18 किलोमीटर पे है। तो प्रश्न अभी राम जी का नहीं आ रहा है, प्रश्न इस बात का आ रहा है कि आपने एक नियम बनाया कि 10 किलोमीटर नहीं होना चाहिए, और उस नियम का उल्लंघन आपके सिस्टम के अधिकारी, और उसका उल्लंघन आपके सिस्टम के अधिकारी करके अनुमति दे रहे हैं। इस बात पे ये तो अपने आप में क्राइम है, गलत है। और इस पे मैंने पत्र
जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं और मिनिस्ट्री है दिल्ली, उनको भी भेजा पूरे ये कागज़ों के साथ। ये जो सर्वे के कागज़ हैं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो लिया था उसमें भी कागज़ आप लोग के सामने प्रस्तुत किया था। एक कॉपी पीएमओ में भी भेजा और एक कॉपी विष्णुदेव साय जी को भी भेजा। केंद्र के मिनिस्ट्री से पत्र आया, मेरे को भी उनने कॉपी भेजी कि ये इनने ऐसा ऐसा पत्र फलाना फलाना व्यक्ति, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर वगैरह कि ऐसा भेजा है और ये जानकारी है, आगे की कार्रवाई इसका परीक्षण करके आप करिए। पीएमओ से पत्र आया, उसकी कॉपी भी मेरे पास आई कि उन्होंने पत्र भेजा कि विदित है, इनने जो जानकारी दी है उसी में सब विदित है कि क्या मामला है, इसकी जांच करके कार्रवाई की जाए। विष्णुदेव साय जी को भी जब मैंने बात किया और उनसे भेजा तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल, सरकार का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया और वो आए और उनने अपने हिसाब से जो भी पाया होगा, जो भी रिपोर्ट दी होगी, मैं नहीं कह सकता। उनको भी, तीनों सदस्यों को मैंने इसकी प्रति उपलब्ध करे जांच की। तो ये गलत आधार पे आप जो अनुमति दे रहे हैं ये अपने आप में अनुचित है। धार्मिक भाव को आप इसमें जोड़ेंगे तो पृथक मुद्दा हो गया कि एक मंदिर भी प्रभावित हो रहा है। वो 11 किलोमीटर पे भी अगर मंदिर प्रभावित हो रहा है तो एक बात आ रही है, मंदिर का प्रभावित होना और गलत जानकारी देके अनुमति देना, वो अपने आप में बड़ा गंभीर विषय गलत प्रक्रिया अपनाई गई है। आप कहिए कि नहीं हम ब्लास्टिंग करेंगे, मंदिर को कुछ नुकसान नहीं होगा, तो हम लोग कैसे उसको रोकेंगे? केंद्र की सरकार, पार्टी को छोड़िए, केंद्र की सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब सब आवंटन रद्द कर दिए उसके बाद दोबारा अलॉटमेंट किया, राज्य की सरकार ने भी उस प्रक्रिया में भाग लिया होगा। उस वैधानिक व्यवस्था को मैं तो नहीं तोड़ सकता, प्रक्रिया से गुजर के वो अनुमति गई होगी। तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो आपने नियम बनाए, उन नियमों का अगर उल्लंघन करके आप अनुमति दे रहे हो तो वो अनुचित है। माने एक तरीके से देखा जाए तो तकनीकी संगति का ये जो है खेल करके उस पे गलत तरीके से वो किया गया। इसको लेके आप आगे जा ही रहे हैं और आप आने वाले समय में भी इसे इसका लेके विरोध करते रहेंगे कि ये इसमें निश्चित रूप से पहल करूंगा। ये गलत है ये जो हो रहा है, क्योंकि वहाँ लोग बता रहे हैं कि दरार पड़ रही है और जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं वहाँ उसका करीब, उन लोग का कहना है 20 फुट का ऐसा रास्ता है जहाँ सीढ़ी के बगल में एकदम से खाई है और ऊपर ऐसे चट्टान है, खड़ी चट्टान है। कुछ भी गिरेगा तो सीढ़ी टूट जाएगी, फिर उसके बाद आप ऊपर जा ही नहीं पाओगे। आज वो और आप जानते हैं कि हजारों लाखों लोग जाते हैं और साल भर जाते हैं, रामनवमी में तो जाते ही जाते हैं बड़ी बड़ी संख्या में। तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है वहाँ पे। दुर्घटना तो अपनी जगह संजोग से अगर उस समय हुआ तो मान लीजिए कि उस समय ना हो गया तो वहां जाने का रास्ता तो हमेशा के लिए बंद हो गया। एक इतिहास मने कर लिया जाए तो वो मिटाने के लिए एक कूटनीतिक तरीके से एक प्रयास किया गया, कूट रचना के द्वारा। मिटाने का पहल ना भी हो जी, लेकिन वो क्षेत्र जो वहाँ के बैगा हैं, जो पूजा करते हैं, पुजारी हैं वहाँ, स्थानीय पुजारी, कई बार मैंने बात की उनसे, उन लोग बताते हैं कि नहीं, दहल जाता है जब ब्लास्टिंग होती है तो यहाँ तक दहल जाता है। और बता रहे हैं कि ये क्रैक्स बढ़ रहे हैं। पत्थर कोई उतना ग्रेनाइट टाइप का नहीं है कि जो क्रैक नहीं आ रहा है, वो नरम टाइप का पत्थर, स्खलन हो ही रहा है। अगल बगल बारिश अलग है, प्रकृति का मार अलग है, उसमें अगर इस प्रकार से आप कर रहे हो जिससे कि रोज दिन वो कह रहे हैं जब ब्लास्टिंग होती है तो पहाड़ में दहलन होती है। हम लोग तो मंदिर के ऊपर हैं, वहाँ रामगढ़ के ऊपर हैं, वहाँ हम लोग महसूस करते हैं कि कंपन आता है। प्रभाव तो पड़ रहा है ना, और दरार दिख रही है, तो उसके बाद पहल तो होनी ही चाहिए। पहल तो ऐसे ही होनी चाहिए, जब पहल में गए तो पता चला कि गलत आधार पे आप आगे बढ़ रहे हो, वो और बड़ी गलती हो गई। तो अपन तो उस बिंदु को पकड़ के चल रहे हैं कि आपका खुद का सर्वे कह रहा है ऐसा, तो फिर ऐसा कैसे कर रहे हैं? यानी आपने जिम्मेदारी ली, मैं तो विशेषज्ञ नहीं हूँ, सरकार को अपन मान लें कि वो विशेषज्ञ या विशेषज्ञों की राय लेके उन्होंने 10 किलोमीटर बोल दिया, 33 मार्क्स आए तो पास, 33 से नीचे आए तो फेल। आपने एक मापदंड बना दिया, आप 20 भी कह सकते हो, 20 नंबर आए तो फिर पास। आप ये कह सकते हो एग्जाम का हम नंबर ही नहीं देखेंगे, आपको प्रमोशन दे देंगे, जो कि हो भी रहा था। अब एक आखिरी प्रश्न की, राजनीति में
आपका नया कदम क्या होगा? राजनीति में कांग्रेस पार्टी से परिवार जुड़ा रहा। इसी कांग्रेस पार्टी में राजपाट गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी हम लोगों ने याद किया। दादा हजूर के संदर्भ में हम लोग ये वार्ता कर ही रहे हैं। महाराजा रामानुज शरण सिंह देव वो महाराज थे जिस समय हस्ताक्षर हुए और राज देश में डोमिनियन ऑफ इंडिया में सम्मिलित किया गया। सीलिंग आई, कांग्रेस पार्टी लेके आई और जमीनें गई। काम धंधा हम लोग करते थे, तेंदुपत्ता का काम करते थे, उसका भी नेशनलाइजेशन हुआ। लेकिन जो सोच कांग्रेस पार्टी की है मूल रूप से, वो मुझे और लगता है परिवार को भी लोगों के संदर्भ में, सरगुजा के लोगों के संदर्भ में उनके लिए काम करने की दृष्टि से सबसे उचित लगी। तो तब से लेके अभी तक कांग्रेस के साथ परिवार रहा और कांग्रेस के जो जो लीडर्स रहे समय के साथ में, मैंने आपको हाथी का भी बताया। कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी यहाँ छुपाया जाता था, छुपाया गया था आज़ादी के समय गुप्त रूप से। उनको छुपाना मतलब राज जाना, हाथी कांग्रेस में सामान भेजना, मदद करना मतलब राज जाना। छुपाया गया था तो ये राज परिवार नहीं छुपाया? राज परिवार की जानकारी में ही स्वाभाविक है। अपने महल में तो नहीं रखा होगा, लेकिन जानकारी में गुपचुप तरीके से, ऐसा सुनने में घर के में जो चर्चा, डैडी कभी चर्चा हुई तो बात होती थी। सारी चीज के बाद प्रिविलेजेस प्रिवी पर्सेस इंदिरा जी के समय का उल्लेख हो ही गया, पर कांग्रेस का साथ हम लोगों ने कभी नहीं छोड़ा। दो कारण, एक उनकी सोच हम लोगों को, सरगुजा के लोगों के लिए काम करने के लिए सबसे उचित लगी, और कांग्रेस ने भी परिवार का हित देखा। 1952 से पहले चुनाव से लेके आज तक हर चुनाव में, लोकसभा या विधानसभा में, एक टिकट दिया। ये बात और है कि उस समय आज़ादी के समय सरदार पटेल को भी हम लोगों ने याद किया, दादा हजूर को भी याद किया। उनकी जो संधि हुई थी उसमें यह था कि अपर हाउस बनेगा और राजाओं को अपर हाउस में स्थान मिलेगा। सरदार पटेल उसमें थे जी, लेकिन नहीं लागू किया गया। दस्तखत हो गए, लेकिन वो शर्त, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, आपके पास ज़्यादा है तो कटता जाएगा, आपके पूर्वज मरे तो 25% गया, पैसा दो, कहाँ है पैसा, तो प्रॉपर्टी जाएगी। ये सारे के बाद में अगर कांग्रेस का साथ परिवार ने नहीं छोड़ा, तो आज मेरे को कोई कारण नहीं दिखता कि कांग्रेस का साथ छोड़ के किसी दूसरे दल में मैं जाऊं। तो राजनीति में मेरा लक्ष्य प्रथम सरगुजा के लोगों के लिए काम करते रहना है। समय के साथ में छत्तीसगढ़ में भी जिम्मेदारियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिली, तो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी उपलब्ध रहना, उनके लिए पहल करना कांग्रेस पार्टी के माध्यम से। तो यही आने वाले समय में यदि देखा जाए और बेबाकी से कहा जाए तो अभी भी आप मुख्यमंत्री बन के सेवा को तत्पर हैं छत्तीसगढ़ का? मुख्यमंत्री वाली बात नकारात्मक सिद्ध हुई जी। 2018 के चुनाव में हम लोगों ने इसको एक स्पष्ट स्ट्रेटेजी के रूप में आपस में बात करके, हम लोग 7-8 सीनियर्स, 10 सीनियर्स जो बैठते थे, कि इसको बीच में नहीं आने देना है। और वो कौन मुख्यमंत्री बनेंगे हाईकमांड तय करता ही है, विधायक दल बनता है, वो सब प्रक्रिया तय होती है, उस समय जो हो जाएगा। ये चुनाव के पहले ये सब में नहीं पड़ना है। और हम लोग को सफलता भी मिली। कारण कई थे, तो एक कारण ये भी था कि कहीं कोई आपको मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा 2018 के चुनाव के पहले नहीं सुनने में नहीं है कि बैठ के खुले मन से और दिमाग से हम लोगों ने ये निर्णय किया, आपस में बात करके, कि इसमें नहीं फंसना है। लेकिन उसके बाद तो हुई, और उसके बाद जब हुई तो हार भी गए। कई कारण थे, जैसे जीत के कई कारण थे, हार के कारणों में हो सकता है कि वो कारण हो। तो अगर मेरे मन में ये है कि अगली सरकार कांग्रेस की बने, उसमें मैं योगदान दूं, तो पहली चीज है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, न मेरे तरफ से और न समझदारी से कांग्रेस के लोगों को करनी चाहिए। उसमें फंसेंगे तो निश्चित मानिए कि फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। आज की परिस्थिति में, कल परिस्थिति बदल सकती है।
आज की परिस्थिति में, तो वो तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। टारगेट एक रखना चाहिए कि जिस दल के साथ आप जुड़े हो उस दल को सफलता दिलाने में आप क्या कर सकते हो। तो मैंने और भी चैनल में इस बात को कहा कि आपने पूछा कि भविष्य का आपका राजनीतिक लक्ष्य क्या है, तो ना विधायक बनने का है, ना मंत्री बनने का है, ना उप मुख्यमंत्री बनने का है, ना मुख्यमंत्री बनने का है। कांग्रेस की सरकार बनाने में मैं मदद क्या कर सकता हूँ, मैं वो करता रहूँगा। और विष्णुदेव साय जी के संदर्भ में भी आपने पूछा, देव उठने की भी बात आपने कही, तो निराशाजनक रहे ये 2 साल। जनता में संतुष्टि नहीं है। असंतुष्टि है, संतुष्टि तो एक अलग भाव हो जाता है। असंतुष्टि है। आप देखिए किसानों के साथ क्या हो रहा है, सड़कों की हालत देखिए क्या है, कहीं काम होते हुए नहीं दिख रहे, पंचायतों में पूछिए तो पैसे नहीं आ रहे, पेमेंट्स ठीक से नहीं हो रहे, बिजली के बिल बढ़ के आ रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। 268 रुपये के यूरिया के बोरे को 1200 रुपये में किसानों को प्राइवेट दुकानदारों से खरीदना पड़ा। नहीं, आप तो उनको फ़ोन करके बोल सकते हैं ना कि अब तो देव उठनी एकादशी भी हो गई है, तो विष्णुदेव जी जागिए आप। नहीं, देखिए भले आदमी हैं अपने आप में, जी। तो वो एक अलग जगह है। मुझे ऐसा किसी को भी कहते हुए अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपने पूछा तो पहले भी मीडिया से मैंने ये कहा था कि मुझे लगता है कि 1 साल मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, सरकार को काम करने का मौका भी देना चाहिए कि एकाएक आए और आज चुनाव जीते और कल सब कुछ होने लगे, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन जब विष्णुदेव साय जी से ही मैंने बात की, वित्त मंत्री जी से भी बात की कि ये हम लोग के समय का मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधूरा है, तो इसके लिए बजट में प्रावधान कर दीजिए, पत्र भी लिखा और लोगों ने भी पहल की होगी और वो सैंक्शन हुआ। दूसरे बजट के लिए भी मैंने कहा कि वो कंटिन्यू हो जाता, अभी तक टेंडर, तो 2 साल हो गए हैं अभी तक टेंडर नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ, स्वीकृत होने के बाद भी टेंडर नहीं हुआ। टेंडर की प्रक्रिया मेरी जानकारी में अभी तक नहीं हुई, हो रही है, प्रक्रिया में है, हो रही लेकिन है और होने में बहुत नहीं। अंतर होता है। मेरी जानकारी अभी में 2 साल हो रहे हैं सरकार को बने हुए। 2 साल। तो विष्णुदेव साय जी से बात करके और मेरे पास खबर भी आया कि वो आपने कहा था वो हो गया, ये अंबिकापुर का हो गया। अब आप सीधे राजधानी के बगल में जाइए, मेकाहारा में। मेकाहारा में जो कैंसर अस्पताल है, अलग से कैंसर का जो विंग है, उसमें जगह कम पड़ रही थी। कांग्रेस शासनकाल में फंड्स उसके लिए उपलब्ध करा दिए गए थे। जब आप हेल्थ मिनिस्टर थे, टेंडर की प्रक्रिया चालू हो गई थी, अभी तक काम चालू नहीं है। बगल में ये 700 बिस्तर का अस्पताल है। अभी 3 दिन पहले, 2 दिन पहले एक मीडिया के साथी ने फ़ोन किया, ऑडियो लिया, उनने कहा कि आप क्या कहना चाहेंगे, मेकाहारा में एक बिस्तर में 2 महिलाओं को सुलाया गया जिनका सिजेरियन सेक्शन हुआ। वो 700 बिस्तर का अस्पताल है जहाँ किसी भी समय 1200 पेशेंट्स आते ही हैं, आ ही जाते हैं, किसी तरह से वो चल रहा है। स्टाफ की कमी, क्योंकि सैंक्शन स्ट्रेंथ 700 बिस्तर का है, तब से वो प्रक्रिया कांग्रेस के समय से चल रही। नया बिल्डिंग बनाने के लिए भूमि पूजन हो गया, भूपेश हम लोगों ने बुलाया था मुख्यमंत्री के रूप में, भूमि पूजन कर दीजिए। फंड्स उसके लिए इस गवर्नमेंट को भी लिखा, इनने सैंक्शन किया, अभी तक चालू नहीं हुआ, टेंडर अभी तक नहीं हुआ। तो ये ऐसे आप हर क्षेत्र, लॉ एंड ऑर्डर में चले जाइए, उसमें चले, इसमें चले, कई क्षेत्र में दशहरा के दिन चाकूबाजी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, रायपुर में कुछ हो रहा है, कवर्धा में कुछ हो रहा है, बलौदा बाजार में कुछ हो रहा है, महासमुंद में कुछ हो, हर जगह कहीं ना कहीं अगर ऐसा वातावरण बनते जा रहा है तो ये कसावट का अभाव दिख रहा है। एक वाकया याद आता है आपको देख के, एक बड़े तेज तर्रार IAS रहे जो सरगुजा में भी पोस्टेड रहे और पहले फिर केंद्र सरकार में भी गए, फिर वहाँ से डेपुटेशन में आए, अमित कटारिया। काफ़ी अच्छी छवि, ईमानदार छवि के IAS हैं छत्तीसगढ़ में, अभी हेल्थ में ही सेक्रेटरी हैं वो। उनसे आपने बात किया था कि जब अतिक्रमण की मुहिम हुई तो आपने कहा था कि जब आपके बाल पक जाएं या मेरे पके हुए बाल के आप लिहाज कीजिए, वो बात कीजिए, और जब आपके बाल पकेंगे तब आप मुझसे बात कीजिएगा। और उनसे आपकी कुछ चर्चा हुई? इस बीच में एक संजोग से मौका लगा था, वो राजकुमार कॉलेज में क्रिकेट खेलने आए थे जी। कभी कभी वो IAS ऑफिसर्स या क्लब वालों का कोई मैच था, जुडिशरी के साथ एक हुआ करता था, तो उस समय हम लोग मिले और हंसी मजाक हुआ, तो कहे कि नहीं अब थोड़े मेरे पके बाल,
तो आपसे बात कर सकते हैं, वो बोले हो। नहीं, वो बोल रहे थे, अच्छे वातावरण में बात हुई, यंग थे, वो था, एक रहता है, जोश रहता है, करने की इच्छा रही होगी कि वो सोच रहे होंगे कि अच्छा काम मैं कर रहा हूँ, अपने तरीके से सही काम मैं कर रहा हूँ। उसके कई पहलू होते हैं, हम लोग का दृष्टिकोण अलग होता है। हाथी को आप टटोल रहे हो, सब आँख में पट्टी बंधी हुई दी है, जो सूंड पकड़ा है वो सूंड है हाथी, पूँछ पकड़ी तो पूँछ है हाथी, पाँव पकड़ा तो हाथी, हाँ पाँव है हाथी। तो जिस दृष्टिकोण से आप देखते हो वही हो जाता है, लेकिन समय के साथ में फिर ये समझ में आता है कि सूंड ही अकेले हाथी नहीं है, पूँछ ही अकेले हाथी नहीं है, हाथी और भी है। पिलखा पहाड़ को एक दृष्टि से आप देखोगे तो एक तरह का दिखेगा, दूसरी जगह से जाके देखोगे तो दूसरा दिखेगा, व्यू अलग अलग, और आप फंस जाओगे कि यही पिलखा पहाड़ है, हो जाएगी लड़ाई, इतने में लोग लड़ जाएंगे। इसीलिए विजन रखना चाहिए, इसीलिए खुलापन रखना चाहिए। मैंने आपको बताया कि मैं जो सीखा जीवन में, इच्छा शक्ति से मैं निर्णय लेता हूँ और उस पर कायम रहता हूँ, लेकिन मन में हमेशा उस बात को रखता हूँ कि मैंने निर्णय तो लिया है, उस पर कायम हो। अगर कहीं निर्णय लेने के आधार में कोई फर्क आया, जैसे रामगढ़ के संदर्भ में ही पकड़ लीजिए, तो अपने फिर बात को आप बदल के फिर आगे चलिए। बहुत अच्छा लगा आपसे। यही दादा हजूर से सीखे हम लोग, आपने उनसे चालू किया था, तो जो हम लोग हैं उन्हीं के वंशज हैं, उनका भी खून कुछ अंश रगों में होगा। एक बहुत बेहतर प्रशासक के रूप में उनको जाना। शिकार तो करना है ना, वो आपको माने वो शिकार नहीं, लेकिन अफ्रीका जाके किया हो, अभी गया था मैं, 2-1 साल पहले गया था जी। फिर मन में है, हाथ पांव चलते रहेंगे तो जाऊंगा। और लॉ एंड ऑर्डर की भी बात हुई तो कहा जाता था कि सरगुजा में लोग दरवाजे बंद करके नहीं सोया करते थे। आज आप गांव में जाइए, खटखटाइए तो बड़ा मुश्किल से दरवाजा खुलेगा, पहले ऐसा नहीं था। ऐसा लोग कहते थे कि दरवाजा बंद करके लोग सरगुजा में नहीं सोते थे। तो एक प्रजातांत्रिक भारत का नवयुवक 24 साल की उम्र में घर का काम देखने आ रहा है और कई प्रकार की चीज़ें देख रहा है। वो दुनिया का दूसरा पहलू भी मैंने आपको बताया, देखा, ये सब भी देखने को मिला। ये भी सुनने को मिला कि पहले ही राजा के राज में अच्छा था, न्याय सुलभ मिल जाता था। रामानुज शरण सिंह देव जी अगर महाराज थे तो सिर्फ महाराजा नहीं थे, उन्हें ऐसी भी प्रशासनिक व्यवस्था दी थी जिसके संदर्भ में इसी जगह यहीं मैं बैठा हुआ था, डैडी ने मेरे साथ, मैं अकेले ही था पूरे घर में, तो जो शिकारी थे, सुंदर नाम था उनका, उनको मेरे साथ रखा था। तो वो उनका क्या कहना था कि वो टाइम बढ़िया रही, अभी तो पेशी 1 धार 2 धार 3 धार 5 धार 6 धार 10 धार पेशी होते फट से न्याय होते रहे, फट से फैसला होता था। न्याय शब्द ना इस्तेमाल करें, फट से फैसला, त्वरित न्याय होता था जब उस समय। तो ये रामानुज शरण सिंह देव जी के साथ में आप सोचे कि उस समय बिजली की व्यवस्था प्रारंभ करना, हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल प्रारंभ करना, अस्पताल प्रारंभ करना, थानों की व्यवस्था बनाना, गांवटियाओं की व्यवस्था, प्रशासनिक अधिकारी जिनकी लोगों के प्रति संवेदनशीलता, शिकायत नहीं आने चाहिए, जनोन्मुखी प्रशासन की जानकारी, समीक्षा करते थे, पट्टा का अधिकार। उस समय रीवा में आप जाइएगा तो अभी भी वहाँ के जो प्रमुख गांव के लोग रहते थे, जमीन उनकी होती थी, वो अधबटैया में देते थे। सरगुजा में पट्टा लागू हो गया था, यहाँ चुनाव चालू हो गया था, नगर पालिका में चुने हुए प्रतिनिधि भी थे, राजा के भी मनोनीत, महाराजा के भी प्रतिनिधि थे, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि भी थे। तो ये समय ये हम लोग की विरासत एक युवा के रूप में और फिर आज तक हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, उससे अपने जीवन में अंश सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये है कि आपसे बड़ी बेबाकी से बात होती है, साफगोई से जवाब देते हैं आप, जिसके लिए जाने जाते हैं। और आज राज परिवार के जो एक इतिहास रहा उस पर काफ़ी जानकारी मिली, हांडा सिंह के बारे में जानकारी मिली, आपने 11 शेरों को मारा इसकी जानकारी मिली। तो एक ये भी है कि अब थोड़ा सा और लोगों को अलर्ट रहना चाहिए कि शिकारी हैं, अभी भी आपकी देखिए इच्छा है कि साउथ अफ्रीका में जाके आप शिकार करना चाह रहे हैं। तो आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको भी थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए कि अभी ये बाबा जो हैं फिर से शिकार पे निकलने वाले हैं। एक नई पारी आप लग रहा है इंडिकेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शख्सियत में आपसे रूबरू करा रहे थे
एक शख्स के बारे में जानने के लिए जिनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जो विश्व के बड़े शिकारी थे। और वो सरगुजा रियासत के महाराजा रामानुज शरण सिंह देव जी, जो टी.एस. सिंह देव के परदादा थे, और उनके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया अपने पूर्वज के बारे में। तो दोस्तों, आज मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद। अगले एपिसोड में हम एक नए शख्स के साथ आपके साथ हाजिर होंगे।